नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषयों पर आपको कानूनी जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह आपके लिए ये अहम हो सकता है। आज के एपिसोड में भी हम एक ऐसे ही जरूरी मुद्दे पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी नो योर राइट्स की। आज लीगल लिटरेसी में हम चर्चा करने जा रहे हैं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्राथमिक कानूनी प्रावधान पर। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार मैम, भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्राथमिक कानूनी प्रावधान क्या है? जी। सबसे पहले हम तस्करी की जब बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। आजकल जैसे हम देख रहे हैं यूथ ज्यादातर इंडल्ज हो जा रहा है इंटॉक्सिकेशन में, विभिन्न प्रकार के नशों में। तो वो नशे जो है वो आ कहाँ से रहे? अगर आ रहे हैं, अगर हमारे सोसाइटी में इजीली अवेलेबल हो रहे हैं तो उसको रेगुलेट क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है? उस विषय पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अब ट्रैफिकिंग की जहां हम बात करते हैं, एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का ये कानून है। ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, पोजेशन एंड नंबर ऑफ प्रावधान जो एनडीपीएस जो मादक पदार्थ है उनसे रिलेटेड जितने भी है जो एनडीपीएस से रेगुलेट होते हैं। जैसे हो गया कोकेन, ड्रग्स और गांजा एंड ऑल दीज सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एनडीपीएस से रेगुलेट होते हैं। जी अमित। बिल्कुल। की उसे किस तरह से डिफाइन करता है, कैसे ये परिभाषित करता है? जी, जैसे हम स्मगलिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इधर से उधर अगर हम किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर दे तो दैट इज स्मगलिंग, बट ऐसा नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में खेती करना, उत्पादन करना, निर्माण करना, कब्जा रखना, बिक्री खरीदी करना या परिवहन करना, परिवहन को जो हम बेसिकली समझते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ अगर हम जमा करके भंडारण करते हैं उस चीज का, कहीं पे एक स्टॉक रखा हुआ है इन तरह के सब्सटेंसेस का, साथ ही साथ अगर कोई उपयोग करता हुआ पाया जाता है, और खपत, आयात, निर्यात, ट्रांसशिपमेंट भी होती है, जैसे मरीन रूट से भी होती है। तो इस प्रकार से ये सारे कृत्यों को ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन के अंतर्गत लाया गया एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। जी अमित। बिल्कुल। जब भी मैम कोई अधिनियम आता है तो उसे लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एनडीपीएस अधिनियम की बात करें तो इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? जी, सबसे पहले हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती है करप्शन। आप अगर देखते हैं जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो अगर करप्ट कर देते हैं हमारे ऑफिसर्स को तो फिर इजीली चीजें अवेलेबल हो जाती है। बस यही एक वीक पॉइंट हमारी कंट्री में जो मुझे ये लगता है वो काफी ज्यादा ध्यान देने लायक मुद्दा है कि करप्शन को चेक करना जरूरी है। अगर करप्ट ऑफिसर्स रहते हैं तभी वो चीजें मार्केट में सर्कुलेट हो पाती है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता है अथॉरिटीज को ट्रेस करना। अथॉरिटीज अगर ट्रेस करना चाहे इजीली ट्रेस कर सकती है, और उनको पता भी होता है। आजकल जिस प्रकार से सिचुएशंस हम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो इजीली ट्रेसेबल होती हैं चीजें, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम easily allow those substances to be easily accessible। साथ ही साथ करप्शन के साथ साथ ट्रेनिंग ऑफिसर्स को देना जरूरी है, जो एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, जिस वजह से भी एनडीपीएस का इन्फोर्समेंट जो है वो चैलेंज हो जाता है। दूसरी बात, प्रोसीजर जो होता है वो डिले हो जाता है अगर, तो उसमें भी एनडीपीएस में इस प्रकार का कोई प्रावधान तो नहीं है कि स्पीडीली इसका डिस्पोजल किया जाए। अगर इस प्रकार से अगर तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसको बेल के लिए प्रावधान है, प्रोसीजर ट्रायल चलता है, काफी लंबा समय लग जाता है, तो डिले प्रोसीजर होता है, ये एक चैलेंज है। साथ ही साथ ड्रग कार्टेल्स का, जैसे मैंने बोला, उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, एन नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिस वजह से इस एक्ट को इन्फोर्स करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा इशू जो है वो करप्शन निकल करके आया है। अगर कोई इस तरह के ड्रग डीलर्स है जो करप्ट कर देते हैं पुलिस ऑफिसर्स को या लोकल अथॉरिटीज को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहां पर कोई कार्रवाई हो। मैम, क्या इस मामले से जुड़ा कोई ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ है जिसका जिक्र हम इस एपिसोड में कर सकते हैं? जी, इस सबसे लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह, 1999 का ये केस है, जिसमें 1 किलो ओपियम पाया गया था
और ओपीएम के कब्जे को लेने के बाद में इसमें इम्प्रिजनमेंट दिया गया था 10 साल तक का और 1 लाख तक का जुर्माना दिया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि प्रोसीजर को सेफगार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड केस अभी ये वाला चल रहा है, मोहाली ड्रग ट्रैफिकिंग केस, जिसमें बोला गया था जो जगदीश सिंह भोला है, ये डेप्यूटी एसपी थे, जिन्होंने, जैसे मैंने अभी करप्शन का एग्जांपल दिया, उन्होंने मिल करके ये जो पूरा स्कैम है, इसको ड्रग ट्रैफिकिंग है, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जो पकड़े गए थे, जिनको 10 साल तक की कठोर कारावास का दंड सुनाया गया और उनको 6000 करोड़ की ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तस्करी होती है। 6000 करोड़ की छोटी मोटी वैल्यू, काफी ज्यादा कल्चर चल रहा है, डार्क नेट का काफी ज्यादा कल्चर चल रहा है, उसके माध्यम से भी ऑर्डर और एग्जीक्यूशन किया जाता है कि अगर किसी को चाहिए एक बल्क क्वांटिटी में तो डार्क नेट का यूज करके ऑर्डर किया जाता है, उसी प्रकार से उसका शिपमेंट तरीके से एन नंबर ऑफ केसेस है जो हम अपने आसपास भी देखेंगे। ये सिर्फ हो गए जो हाईलाइटेड केसेस, आप अपने आसपास देखेंगे तो गली मोहल्ले एन नंबर ऑफ जगह पे आपको इस प्रकार के इंसिडेंसेस दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी आपको दिख जाएगी। तो ये काफी जो हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली है मैम, इसमें युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मुद्दे जो हैं उन्हें कैसे संबोधित किया गया है? जी, जब से हमने ये एपिसोड की शुरुआत की है, हमने यही देखा है कि यूथ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उसी का जो मेन इशू है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सेक्शन 64A का जब बोलते हैं कि अगर हम देखते हैं यूथ इजीली जो है उनको मिसगाइड किया जा सकता है, तो सेक्शन 64A ये बताता है कि अगर वॉलंटरीली अगर कोई यूथ बोलता है कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा, अगर वो एडिक्ट पाया जा रहा है तो उसको एक इम्यूनिटी दे दी जाती है कि उसके खिलाफ में प्रकरण ना चलाया जाए, प्रोसिक्यूशन से उसको कुछ समय के लिए राहत दिया जाए। तो ये एक यूथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ हमने पिछले कुछ एपिसोड में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की बात की थी, जिसमें हमने ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की बात की थी कि अगर कोई बच्चा यूथ अगर पाया जाता है कि वो ड्रग कार्टेल के हिस्से में सम्मिलित हो गया है या तो वो ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो उसको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो ये एक्ट में ये प्रावधान दिया है। साथ ही साथ एक पॉलिसी है नेशनल ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पॉलिसी, इस पॉलिसी का लाभ उठाते हुए भी यूथ जो है उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, काफी एनजीओज भी है जो अपने लेवल पे रिहैबिलिटेशन का काम करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट कराती है। तो इस प्रकार से यूथ के लिए हमारी कंट्री में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका उपयोग करके उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो काफी सारे प्रावधान है युवाओं के लिए, यूथ के लिए। मैम, नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जो न्यायपालिका होती है इसकी क्या भूमिका इस विषय में हमें देखने को मिलती है? जी, जब कोर्ट में मैटर आ जाए, इस अभी तक हमने डिस्कस किया कोर्ट से पहले क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अब जब कोर्ट में मैटर आ जाए तो उसमें कोर्ट क्या कर सकती है, फेयर ट्रायल कर सकती है, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर सकती है। जो अक्यूज्ड है, अगर कभी कभी हो जाता है कि कोई बेगुनाह व्यक्ति भी है ऐसे चीजों में फंस जाता है, तो उसके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हुए विचारण कर सकती है। और साथ ही साथ काफी ज्यादा कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दी है जो अपने पावर्स का मिसयूज ना करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करे, क्योंकि जो इस तरीके के मैटर होते हैं इसमें कोर्ट से बाहर की जो प्रक्रियाएं हैं वो ज्यादा मैटर करती है। एविडेंसेस कितने स्ट्रांग आए हैं वो मैटर करता है, कितनी क्वांटिटी आई है वो मैटर करता है। तो कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दी है करने में आसानी हो। तो न्यायपालिका की बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि निर्णय देने की बॉडी वही है और वही प्रॉपर एजुडिकेशन कर सकती है। और उन्होंने काफी चीजों में हमने काफी ऐसे लैंडमार्क केसेस देखे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, जिसमें देखा गया है कि अक्यूज के राइट्स को भी कैसे प्रोटेक्ट किया गया है और साथ ही साथ अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको कैसे सजा दी गई है। जी अमित। बिल्कुल मैम, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत जो दंड होता है वो क्या होता है और ये कितना प्रभावी है? जी, जब हम देखते हैं डेटरेंट इफेक्ट की, हमने कई एपिसोड्स में डिस्कशन की थी कि अगर एक एग्जांपल सेट कर दिया जाए तो ये प्रकार की घटनाएं ज्यादा ना होगी। तो एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें डेथ पेनल्टी तक का भी प्रावधान है। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग के रिजल्ट परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती तो डेथ का भी इसमें प्रावधान है।
साथ ही साथ इसमें क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय का कारावास जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जाएंगे, कि 2 महीने का जाएंगे, 1 साल का जाएंगे या 10 साल का जाएंगे। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें वही जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए वो चैलेंजेस भी काफी फेस करना पड़ता है पेनल्टी तक पहुंचने के लिए। तो उसको आप भी ध्यान रखते हुए हम एनडीपीएस एक्ट को अगर सही तरीके से लागू करें तो जो ड्रग माफियाज है, जो ड्रग लॉर्ड्स है, उन पे थोड़ा काबू पाया जा सकता है, उनको इरेडिकेट भी किया जा सकता है अगर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल सही तरह से इसे लागू करने की जरूरत यहाँ पर है। मैम, नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, सबसे पहले जब हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके पास यही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एविडेंस कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि गैदर करना एविडेंसेस को, विटनेसेस को। यहाँ पे आप मोस्टली आप देखेंगे एनडीपीएस के केसेस में मुखबरी होती है, मुखबरी के बेसिस पे ट्रांजिट में पकड़ा जाता है। क्यों ट्रांजिट में पकड़ा जाता है, तस्करी के दौरान क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि वहां एविडेंस कलेक्ट करना आसान हो जाता है। अगर आपको पता भी है ये अपराधी है और उसको आप अरेस्ट भी कर लेते हैं विदाउट एनी सब्सटैंशियल और ठोस सबूत के, उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है। साथ ही साथ आपने अगर एविडेंस कलेक्ट कर लिया, अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसकी चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब फॉरेंसिक में जाता है कोई भी एनडीपी कोई भी सब्सटेंस, तो उसकी टेस्टिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए, क्वांटिटी मेजर करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी पे मेन जो है सेंटेंस वो प्रोनाउंस किया जाता है, या बेल देना या रिजेक्ट करना वो डिसाइड होता है। तो चेन ऑफ कस्टडी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। विटनेस की प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाता है, कई सारे ऐसे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर कोई विटनेस खड़ा भी हो जाता है तो उसकी रक्षा करना ये भी सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई ऐसे कंट्री में हमने केसेस देखे हैं कि विटनेसेस अचानक से गायब हो जाते हैं, या एन नंबर ऑफ चीजें, घटनाएं उनके साथ हो जाती है, या वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो कटघरे में जाके मुकर जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना ये भी सबसे बड़ी चैलेंज होता है। अंडर कवर ऑपरेशंस को इस तरीके से जो आइडेंटिटी है उसको कंसील करते हुए अंडर कवर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरीके से सर्च, सीजर, फॉरेंसिक एनालिसिस, एन नंबर ऑफ जितने, जब तक कोर्ट तक नहीं जाता तो जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे स्टेजेस में इन प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जी अमित। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत के मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के प्रयासों को कैसे मैम प्रभावित करता है? जी, जैसे हमने ड्रग का जो चेन देखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही ये प्रॉब्लम है, ऐसा भी होता है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस भी होते हैं कि अलग कंट्री से हमारे कंट्री में भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इस चीज पे कई सारी मूवीज भी बनी है। लेकिन ऐसे कई सारे हमारे जो एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन एजेंसीज है, वो भी कई सारे ऐसे न्यूज भी हम देखते हैं कि बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है या इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है, तो इसमें ये जरूरी हो जाता है कि अदर कंट्रीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन अच्छा हो, कि अपराधी अगर दूसरी कंट्री से में भाग भी रहा है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी साइंड हो, जिससे उसको वापस इस देश में लाके उसके ऊपर प्रकरण चलाया जा सके। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है तो सिर्फ अपने कंट्री में नहीं रोकना है, अदर कंट्रीज के कोलैबोरेशन में मिल करके, दोनों कंट्रीज को मिल करके उसको रोकना है। जी अमित। बिल्कुल। अगर मैम भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की बात की जाए तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं? जी, ड्रग मीन्स इजी मनी। तो यूथ जो होता है या कोई भी पर्सन जिसको पैसे की जरूरत होती है, अगर उसको ऑफर दिया जाए कि तुम इतना ये काम कर दो और तुमको इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे क्राइम रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्राइम रेट इंक्रीज होना, साथ ही साथ अगर ड्रग ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। जब आप देखेंगे कोई भी पर्सन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो सुस्त हो जाता है, या वो कोई कार्य करने या अपने मानसिक स्थिति में उतने नहीं होता है कि वो कोई प्रोडक्टिव कार्य कर सके, तो प्रोडक्टिविटी का वहां लॉस होता है। साथ ही साथ डिस्टेबलाइजेशन भी होता है और कम्युनिटी में वायलेंस भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहला तो यही है कि हमारी देश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन को टच कर रही है या थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। पैसे की जरूरत हर किसी को है, तो इजीली यूथ को या नीडी पर्सन को इस चीज में, इस सर्कल में लाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे समाज में कि इसको रोकने के लिए हम अपने
पीपल को अच्छे से एजुकेट कर दे। एनडीपीएस एक्ट की एजुकेशन हम इसलिए ले रहे हैं इस एपिसोड में कि आपको पता लगे कि कितने गंभीर इसमें दंड हो सकते हैं और इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, और अच्छे परिणाम तो हो ही नहीं सकते, तो बुरे परिणामों पे हम ज्यादा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जी अमित। बिल्कुल। एनडीपीएस अधिनियम समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को कैसे ये संबोधित करता है मैम? जी, सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो हमारे काफी ज्यादा आसान होता है क्योंकि हर जगह मॉनिटर नहीं किया जा सकता। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 52A ये प्रावधान देता है कि जो बॉर्डर्स है वहां पे सर्च, सीजर, कन्फिस्केशन, इस प्रकार से हम वेसल्स का जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, जो भी नाव हमारी कंट्री में आ रहे हैं या हमारी कंट्री से जा रहे हैं, उनको सर्च किया जा सके। ये पावर नहीं होती तो काफी ज्यादा इजी होता हमारी कंट्री में एनडीपीएस आर्टिकल्स को लाना या यहाँ से लेकर के जाना, तो इसीलिए ये एक्ट में ये प्रावधान दिया है। जी अमित। बिल्कुल मैम, जो हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर्स होते हैं उन पर अगर केस चलाना है तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जी, सबसे पहले हमने वही डिस्कस किया था कि इजी मनी होता है, उनके पास पैसों की कमी होती नहीं है, तो कर देते हैं या कोर्ट में पहुंचने से पहले विटनेसेस गायब हो जाते हैं, तो एन नंबर ऑफ चीजें होती हैं जिस वजह से ये उनका प्रोसिक्यूशन प्रॉपर वे में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए जो विटनेसेस है उनको इंटिमिडेट कर देना, धमका देना कि या जो भी है, और एविडेंस के साथ टैंपरिंग करना, ये सारे जो चैलेंजेस हैं, करप्शन जो चैलेंजेस है, ये सारे जो चैलेंजेस है, ये सब के कारण ही हमारी कंट्री में जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े नहीं जाते, वो छूट जाते हैं, और जो उनके बदले अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए, अगर करप्ट ऑफिसर्स हैं वो किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति को वहां खड़ा कर दे, उसको दोष सिद्धि जरूर हो जाएगी क्योंकि उसके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारतीय कानूनी प्रणाली सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे को कैसे संभालती है? जी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कोस्टल बॉर्डर्स के बारे में। उसी प्रकार से जब हम जो लैंड वाले जो बॉर्डर्स है उसकी बात करें तो बीएसएफ जो होते हैं, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो होता है एनसीबी, तो ये सारी जो एजेंसीज है वो बॉर्डर में रेगुलेट करती है, वहां पे देखती है कि जैसे भी आप देखोगे, आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हो तो कई सारे बीएसएफ के जवान जो है वो खड़े होते हैं, सामान की आपकी चेकिंग होती है, आपको स्कैन भी किया जाता है कई बॉर्डर्स में। तो वो इसीलिए होता है कि आपको सर्च किया जाए, अगर आपके पास से इस प्रकार के आर्टिकल्स मिलते हैं तो उसको सीज किया जाए, आपके ऊपर जो इस प्रकार से इस बॉर्डर्स पे हमारी सिक्योरिटी, हमारे देश की सिक्योरिटी की रक्षा करते हैं। जी अमित। बिल्कुल। अगर एनजीओस की बात करें मैम, तो क्या एनजीओस का भी कोई रोल इस पूरे विषय में देखने को मिलता है? जी, जहां गवर्नमेंट नहीं काम कर पाती उतने तरीके से वहां एनजीओस आके काम कर सकते हैं। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बेसिक रोल एनजीओस का इसीलिए है कि वो अवेयरनेस पहले फैलाएं, साथ ही साथ लीगल असिस्टेंस जो है विक्टिम्स को वो प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को रन करें। अगर देखा जाए कि ड्रग, क्योंकि अभी ये कंसर्निंग इशू है, तो रिहैबिलिटेशन करना ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एनजीओस वॉलंटरीली जा करके जो विक्टिम्स है, जिनको जरूरत है, उनको जा करके असिस्ट कर सकती है, और उनको हेल्प, जो भी लीगल हेल्प हो या जो रिहैबिलिटेशन हेल्प हो या गवर्नमेंट एजेंसीज से जो हेल्प प्रोवाइड करानी हो, वो सब प्रोवाइड करा सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल। ये जो अधिनियम है एनडीपीएस का मैम, ये सिंथेटिक दवाओं के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है? जी, जैसे हम सिंथेटिक ड्रग्स की बात करते हैं, एन नंबर ऑफ प्रकार आ गए। आपको जो गिने चुने प्रकार पहले दिखते थे अब वो नहीं है, इंटॉक्सिकेंट्स के एन नंबर ऑफ प्रकार आ गए इसमें। तो उसको अनुसूची में एक्ट के लाया गया है, कुछ को लाया गया, कुछ तो अभी हो ही रहे, नए नए प्रकार आए जा रहे हैं। अभी आप रिसेंटली मार्केट में देखेंगे या फिर आप अथॉरिटी से, पुलिस अथॉरिटी से बात करेंगे, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो वो भी इस एक्ट के दायरे में आते हैं, उनको भी अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। तो सिंथेटिक ड्रग यानी कि जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बनाया गया, जो नेचुरल सोर्सेज से ना लाया गया हो, तो उसको भी इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर सिंथेटिक ड्रग है तो एनडीपीएस के दायरे में नहीं आता है, ऐसा सोच के लोग कुछ भी कर लेंगे, इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया है। जी अमित। बिल्कुल। जो नाबालिगों का विषय होता है मैम, इससे जुड़ी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में किस तरह की कानूनी चुनौतियां आती हैं? जी,
नाबालिग की जहां तक बात है, हमने यूथ की जैसे बात की थी, सेम चैलेंजेस नाबालिग बच्चों के साथ होती है। हमने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें यही बोला था कि हमने कि रिहैबिलिटेशन और उनको कैसे दोबारा समाज में लाया जाए। एक तो सोशल स्टिग्मा हमारे कंट्री में ऐसा है कि अगर कोई बच्चा अगर इस चीज के इन्फ्लुएंस में आ गया है तो उसको सोसाइटी खुद ही आइसोलेट करने लग जाती है, उसको नफरत दिखाने लग जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसको वापस सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए उसको एक अवसर देना चाहिए, उसको इंक्लूड करने के लिए ये करना चाहिए। एक बार अगर वो इस चीज में अगर फंस गया है तो उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। तो इसीलिए नाबालिग बच्चों के साथ यही चीजें होती है कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं मिल पाता है। सोशल स्टिग्मा के कारण पेरेंट्स भी उस चीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज में ये हो गया है कि समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सारे काफी चैलेंजेस हमारे ग्राउंड लेवल पे दिख जाते हैं कि पेरेंट्स ही जब नहीं बताते, स्कूल अथॉरिटीज नहीं बताते, मेडिकल एग्जामिनर्स की तो ड्यूटी होती है, वो बता देंगे, लेकिन जो स्कूल अथॉरिटीज, पेरेंट्स, ये सारे जो होते हैं वो नहीं बताते। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उनको वापस से रिहैबिलिटेट करने में। जी हाँ, बिल्कुल मैम। भारतीय कानूनी प्रणाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दे को कैसे संबोधित करती है? जी, सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल सोशल मीडिया सबके पास है। आजकल कूल समझा जाता है कि अगर कोई इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है तो उसको कूल समझ रहे बच्चे। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारा। साथ ही साथ जो हमने एक एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी प्राइमरी लायबिलिटी बन जाती है अगर वो इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो वो हमारे लीगल सिस्टम इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंस्ट्रक्शंस दे के रख चुके हैं कि इस प्रकार की चीज़ें आपको तुरंत टेक डाउन करना है, उसको उस चीज़ को आपको प्रमोट नहीं करना है और उसको आपको रिपोर्ट तक करना है। तो रिपोर्ट करने की लायबिलिटी, अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कुछ आता है, आप डेफिनेटली उस चीज़ को रिपोर्ट करें कि यहाँ सप्लाई हो रहा है या ये हो रहा है, यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, तो इट्स योर लायबिलिटी टू रिपोर्ट। तो इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में प्रावधान इंडियन लीगल सिस्टम ने किया हुआ है। जी अमित। बिल्कुल। और मैम, इस एपिसोड का आखिरी सवाल कि नशीली दवाओं की तस्करी के प्रति भारतीय कानूनी प्रणाली की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए भविष्य की चुनौतियां और सिफारिशें क्या है? जी, जब हम सुधार करने की बात करते हैं तो हमने प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर दिया, सुधार के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं है तो उसको आप रिहैबिलिटेट करें। दूसरी बात, अगर आप सही में ऑफेंडर को देख रहे हैं तो उसको इमीडिएटली आप रिपोर्ट करें। आप अवेयरनेस फैलाएं कि अगर कोई पर्सन ड्रग के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो कूल नहीं है, वो एक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, मेंटल इलनेस से ग्रसित हो सकता है और उसको एडिक्शन हो सकता है। आजकल वो चीजों को एड्रेस नहीं किया जाता है। आजकल यही बोला जाता है कि हाँ वो बच्चे कर रहे हैं तो ये बच्चे कर रहे हैं, तो देख देख के वो चीजें काफी ज्यादा वो प्रचलन में आ जाती है। साथ ही साथ इनएडिक्वेट, जैसे अगर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसकी इनएडिक्वेट फंडिंग होती है, मतलब पैसे ज्यादा नहीं होते, तो कम्युनिटी अपने आप में इकट्ठा हो और उस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाए, अपने बच्चों को एजुकेट करें, आसपास के माहौल में सबको एजुकेट करें, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड बनाएं और तुरंत रिपोर्ट करें। और इसमें कुछ भी टैबू की बात नहीं है, इसमें बस ये है कि आपको क्लैरिटी रखनी है, क्या सही है क्या गलत है। गलत को आप डेफिनेटली रिपोर्ट करें। जी हमें बिल्कुल, मैं आपने सही कहा कि मॉडर्न दिखने के एवज में कई लोग इस तरह की चीजें करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और शराब पीते हैं, तो हमें लगता है कि वो कूल तो नहीं लेकिन सबसे बड़े फूल जरूर है। डेफिनेटली। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बात की मादक पदार्थ, उनकी तस्करी से जुड़े कानूनों पर, और इस विषय पर हमें हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।